नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में हम अवकलन और समाकलन की बेसिक नॉलेज प्राप्त करेंगे। अवकलन और समाकलन को कैसे समझें? अच्छा, तुमने शादी वादी का तो नाम सुना होगा ना। शादी कौन कराता है? पंडित। वकील क्या कराता है? वो शादी भी कराता है लेकिन वो तलाक ज़्यादा कराता है। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है। अवकलन का काम होता है तोड़ना और समाकलन का काम होता है जोड़ना। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है जो फिजिक्स में बहुत काम आती है। और उसमें भी एक पोर्शन जो सबसे ज़्यादा काम आएगा आपके, वो है आपके समाकलन। लगभग हर चैप्टर, कोई भी चैप्टर ऐसा छूता नहीं होगा इससे जहाँ पे समाकलन का यूज़ नहीं हो रहा हो। तो इसको बहुत अच्छे से समझना। तो इधर मैं अवकलन लिखूँ, हम केवल बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, फिर मैं आपको बता दूँ। बहुत डिटेल में हमने कक्षा 11 में पढ़ा हुआ है इसको, अवकलन और समाकलन। अच्छा, अवकलन का बेसिक सूत्र बीजगणितीय, कोई भी बीजगणितीय फलन है, अवकलन को किस प्रकार से लिखते हैं? dy/dx। पहले मैं आपको पढ़ना तो सिखा दूं, क्या पता कई बच्चों को पढ़ना ही नहीं आता हो। यहां देखिएगा dy/dx, इसको कैसे पढ़े? इसको पढ़ते हैं, ये जो राशि y है, ये वो राशि है जिसका अवकलन हो रहा है। ये वो राशि है जिसका अवकलन हो रहा है। ये नीचे वो राशि होती है जिसके सापेक्ष अवकलन हो रहा है, अर्थात राशि y का राशि x के सापेक्ष अवकलन। क्या पढ़े इसको? राशि y का राशि x के सापेक्ष अवकलन। या फिर एक शब्द और है जो हम बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम परिवर्तन की दर। किसके सापेक्ष? जो भी नीचे राशि होती है उसके सापेक्ष। तो क्या बोलेंगे इसको? राशि y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर। राशि y में राशि x के सापेक्ष परिवर्तन की दर। इस प्रकार से ये अवकलन होगा। ये एक बेसिक गणित है जिसका एक सूत्र मैं आपको बताता हूं। बीजगणितीय फलन, सपोज कोई भी x की घात n है, इस x की घात n का अवकलन क्या होता है? इस x की घात n का अवकलन होता है बच्चों, n जो भी ऊपर घात है वो आगे आ जाती है और ऊपर से एक घात कम हो जाती है, अर्थात वो घात आगे आई और ऊपर से एक घात कम हो गई। ये बेसिक सूत्र किसका होता है? अवकलन का। कैसे? एग्जाम्पल बताऊं मैं आपको। यहां देखें हम एग्जाम्पल। सपोज dy/dx x², और बहुत बेसिक चीजें मैं इसी में बताता जाऊंगा आपको। dx² कैसे करना है? इसकी घात कितनी है? 2। तो जो इसकी घात है वो कहां जाएगी? आगे, और ऊपर से एक घात कम हो जाएगी। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? 2x⁴1। x की पावर, किसी की भी घात एक को डिनोट नहीं किया जाता, लिखा नहीं जाता, तो सिंपल में क्या लिख दूंगा? 2x। यहां पे सिंपल 2x हो गया। इसी प्रकार dy/dx मैं यहां लिखूं 1/x²। अब इसका कैसे करें भाई? इसका कैसे किया जाए? तो आपको पहले इस नीचे वाली राशि को बच्चों ऊपर लेकर आना होगा। तो dy/dx जैसे ही ऊपर आएगी तो घात किसकी? माइनस की। जब भी राशि अपनी जगह चेंज करेगी, कैसे? अगर वो अंश से हर में जा रही है या हर से अंश में जा रही है तो उसका चिन्ह चेंज हो जाता है। कैसे? अगर प्लस हो तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो तो प्लस हो जाएगा। नीचे प्लस था तो ऊपर जाते ही माइनस हो जाएगा। अब ये -2 क्या होगा बच्चों? आगे आएगा और ऊपर से एक घात कम हो जाएगी। तो -2 में से एक कम करेंगे तो -1, तो ये होगा -2x⁻³ क्लियर है बच्चों? तो इस प्रकार से हो जाएंगे। पहले हम बेसिक अवकलन ही देख लेते हैं, फिर दोनों का अपन तुलनात्मक अध्ययन देखेंगे। अब इसमें एक बेसिक सूत्र आता है बच्चों कि अगर इसमें कोई चर राशि गुणा हो, अचर राशि c कांस्टेंट की घात n, ये c क्या है बच्चों? ये c है कांस्टेंट। जब भी नियत चर राशि गुणा हो किसी अचर राशि को चर राशि से गुणा कर दें, तो जब भी उसका अवकलन करेंगे तो वो अचर राशि बाहर आ जाएगी, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। तो c dy/dx x⁴n, फिर इसका अपन अवकलन कर देंगे। सिंपल इसका क्वेश्चन देखें तो देखो, मैं आपसे कहता हूं कि आप इसका अवकलन कीजिए 5x² का। कर
कैसे करें? क्या देखो एक्स स्क्वायर चर राशि है, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था चर राशियां कौन सी होती है, एक्स वाई जेड, ये सारी की सारी चर राशियां हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी मान ग्रहण करने के लिए स्वतंत्र है। 5 अचर राशि है, इसका मान नहीं बदलेगा, तो अचर राशि को अवकलन करते समय और समाकलन करते समय भी अचर राशि को बाहर ले लिया जाता है, बाहर आएगा और ये होगा बच्चों एक्स स्क्वायर। अब आप इसका कर दीजिए, 5 वैसे ही चलेगा इनटू ये 2 घात आगे आ जाएगी और ऊपर से 1 घात कम हो जाएगी, तो ये 5 और 2 गुणा हो गया 10 बना, तो 10x, ये आपका आंसर हो गया। तो बेसिक सूत्र देखे आपने, ये दोनों, बस इतना सा अवकलन आ जाए तो बहुत है। अवकलन बहुत डीप में है, हमारे जितना काम आ रहा है मैं केवल आपको उतना ही बता रहा हूं। दो सूत्र देख लिया आपने, अब आप कोई से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो मैं आपसे कहता हूं कि आप मुझे dy dx रूट x का अवकलन करके बताएं। रूट x का अवकलन कैसे करेंगे? देखो स्क्वायर रूट का मतलब होता है उसकी घात 1/2। अगर जैसे रूट 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 2 की घात 1/2 है। रूट 3 लिखा हुआ है तो 3 की घात 1/2 है। रूट x लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट x लिखा हुआ है, तो इसका मतलब x की घात कितनी है? 1/2। तो आप घात लगाइए उसकी, तो dy/dx x की घात 1/2। अब अवकलन कीजिएगा, जो भी घात होती है वो आगे आ जाएगी और ऊपर से 1 घात कम हो जाएगी। तो देखो 1/2 इसकी घात है, आगे आ जाएगी। अब ऊपर घात कितनी है? 1/2, इसमें से 1 माइनस कर दीजिएगा तो ये होगा 1 में से अच्छा आधे में से 1 गया तो माइनस का बचेगा, तो x की घात -1/2। यहां तक आंसर करके मत रुक जाना। मैंने आपको बताया अगर कोई भी अंश वाली राशि हर में जाती है, ये हर वाली राशि अंश में जाती है तो उसका चिन्ह चेंज हो जाता है। ये माइनस है तो बटे में जाते ही प्लस की हो जाएगी, तो क्या होगा 1/2 इंटू 1/, अच्छा x नीचे गया तो x की घात प्लस का 1/2। अच्छा x की घात 1/2 को क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट, तो यह हो जाएगा आपके पास 1/2 रूट x। ये आपके आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान है, अवकलन करना बहुत ही आसान है। इस तरीके से आप अवकलन करेंगे और ये बेसिकली आपको आता भी है, क्योंकि इसके बिना तो काम कक्षा 11 में भी नहीं चलता। फिजिक्स में काम चलता ही नहीं है अवकलन और समाकलन के बिना। काफी बार काफी अच्छे से इसको पढ़ाया जाता है। 2 बेसिक सूत्र देख ली। अब त्रिकोणमितीय अनुपातों के भी सूत्र आते हैं इसमें, लेकिन मैं आपको बस 2 के सूत्र बताऊंगा जो हमारे काम आते हैं। बाकी अगर कुछ अच्छा बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाने का अर्थ यह नहीं है कि मैं आपको सारी बेसिक मैथमेटिक्स ही पढ़ा दूंगा। जब भी हम चैप्टर पढ़ेंगे और वहां हमें कोई आवश्यकता लगी कि नहीं इस चीज को पढ़ाया जाना जरूरी है, तो उसको हम अलग से टॉपिक में वहीं कवर करेंगे। वहीं कवर क्यों करेंगे? ताकि वहीं के वहीं हमें ध्यान रह जाए। ठीक है बच्चों? अच्छा बेसिकली मैं आपको बता रहा था कि त्रिकोणमितीय अनुपातों का, तो dy dx sin x, साइन का अवकलन होता है cos x। ध्यान रखना, साइन का अवकलन होता है cos x और cos का अवकलन होता है माइनस साइन x। साइन का अवकलन cos x और cos का अवकलन माइनस साइन x। अच्छा आप ये सोच रहे होंगे कि बार बार ही मैं सिर्फ x x ही क्यों लिख रहा हूं, बाकी चीजें नहीं आती क्या? बिल्कुल आती है। बेसिकली अगर मैं dy लिख दूं तो यहाँ पे साइन y हो जाएगा, नहीं होता है तो उसका कुछ अलग इंतजाम होगा। d/dt हो सकता है, तो d/dt साइन ओमेगा टी या कुछ भी लिखा हो वो हो सकता है। तो किसी के भी सापेक्ष अवकलन हो सकता है, x का ही ठेका नहीं है, ठेके सबके हैं। तो dy साइन ओमेगा टी, यहाँ पे t आ रहा है, यहाँ पे t आ रहा है, तो इसके सापेक्ष भी इसका अवकलन हो जाएगा। तो ये अवकलन बहुत बेसिक चीज थी जो मैंने आपको बता दी। हमें समय लगेगा समाकलन में, और समाकलन तो हमें वैसे भी बहुत अच्छे से सीखना है। तो ये छोटा सा टॉपिक हमारे अवकलन का कवर होता है। इसके बाद हम समाकलन देखते हैं। देखिए बच्चों, समाकलन। बच्चों अवकलन और समाकलन दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। जो अवकलन से जो राशि प्राप्त होगी, ध्यान से सुनिएगा, अवकलन से जो राशि प्राप्त होगी उसका उस प्राप्त राशि का समाकलन करें तो वापस वही राशि प्राप्त हो जाएगी जिसका अवकलन किया गया था।
अब दोनों में मैं तुलनात्मक अध्ययन आपको समझाता हूं। हमने पहले बेसिक सूत्र में इसका बता दूं आपको, इसको कैसे पढ़ेंगे। समाकलन का चिन्ह होता है इस तरीके से, ये समाकलन का चिन्ह है। x की घात n का हमें समाकलन करना है, किसी के सापेक्ष करना तो होता है, तो वो यहां लिखा जाता है। ये राशि जो होती है dx, dy, dz, dr कुछ भी हो सकता है, इसके सापेक्ष अवकलन होता है। तो मैं इसको क्या पढ़ूंगा, x की घात n का x के सापेक्ष समाकलन। क्या पढ़ रहे हैं हम, x की घात n का x के सापेक्ष समाकलन। अच्छा, अवकलन समाकलन एक दूसरे के विपरीत कैसे होते हैं सिद्ध करके मैं आपको बताऊंगा। इसका सूत्र आप याद रखें। इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है कि वहां अवकलन, यहां अवकलन का सूत्र लिखता हूं मैं। अवकलन का सूत्र आपने पढ़ा है dy dx, x की घात n का क्या होता है, n आगे आ जाती है और ऊपर से एक घात कम हो जाती है। उल्टा प्रोसेस है ना, इसमें घात कम होती है उसमें जुड़ेगी, इसमें घात गुणा में आ रही है, गुणा हो रही राशियां, तो उसमें घात भाग में जाएगी। तो देखिएगा यहां एक जुड़ गई और यही किस में जाएगी, बटे में। यहां एक चीज और ध्यान रखना आवश्यक है कि समाकलन दो प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। जब भी इस तरह का आपको दिखेगा तो आप यहां पे एक नियतांक लगाएंगे। ये कोई नियतांक आता है, क्यों लगाएंगे वो भी बेसिकली मैं आपको बताऊंगा, दोनों तरह की चीज बताऊंगा, बस अभी फिलहाल ध्यान दें। तो बेसिकली सूत्र आपके बनाइए, इसको भी चलो भूलिए, अभी उसको बाद में बात करेंगे। तो x की घात n+1 बटे n+1, ये आपके क्या हो गया, समाकलन। यहां सूत्र पढ़ा था हमने कौन सा, dy dx sin x। sin x का हमने समाकलन अवकलन क्या पढ़ा था, हमने sin x का अवकलन पढ़ा था कि क्या होता है, cos x। यहां उल्टा होगा, यहां अगर मैं cos x का समाकलन करूं, यहां इस वाली राशि का, तो मैंने आपसे क्या बोला, यही राशि प्राप्त हो जाएगी, तो cos का क्या होगा, sin। तो cos x का समाकलन होगा sin x, ये cos x का समाकलन हो जाएगा। इसी प्रकार हमने देखा था कि dy dx यहां है cos, तो cos x का अवकलन होता है माइनस sin x। अब उल्टा देखिएगा, अब मैं इस राशि का अवकलन, इसका राशि का समाकलन करूंगा तो sin x का x के सापेक्ष समाकलन बराबर, माइनस चिन्ह उधर चला जाएगा, वो किसके बराबर होगा, माइनस cos x। तो बेसिकली ये दोनों एक दूसरे की उल्टी प्रक्रिया है। सिद्ध भी कर देंगे बीच में इसको कि कैसे प्रक्रिया है सर, सिद्ध करके बताइए, कैसे थोड़ी मानेंगे हम, आप बताओगे तभी मानेंगे। ये सूत्र बेसिकली आपके सामने हो गए। हमें बात किसकी करनी है, समाकलन की। ये तो मैंने आपको तुलनात्मक रूप से ध्यान करके बताया कि भाई sin x का अवकलन cos x होता है, तो cos x का समाकलन sin x होगा। cos x का अवकलन sin x होता है, माइनस sin x होता है, तो sin x का समाकलन माइनस cos x होगा। अब हम अच्छे से समाकलन स्टार्ट करते हैं। बच्चों समाकलन कितने प्रकार के, समाकलन दो प्रकार के, कौन कौन से, एक समाकलन होगा हमारा निश्चित और दूसरा होगा अनिश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकलन, क्या अंतर है? मैंने अभी जो आपको बताया वो अनिश्चित समाकलन है। कैसे, देखिए मैंने आपको सूत्र बताया था कि x की घात n का x के सापेक्ष समाकलन, इसका सूत्र होता है x की घात n+1 बटे n+1। x की घात n+1 बटे n+1। जब भी अनिश्चित समाकलन होगा वो कैसे, यहां समझते हैं। यहां सूत्र लिखता हूं मैं, x की घात n dx बराबर x की घात n+1 बटे n+1। अब देखिएगा जिसके सापेक्ष, किसके सापेक्ष समाकलन हो रहा है, मैंने आपको बताया था x के सापेक्ष, तो यहां समाकलन की लिमिट रखी जाती है। समाकलन का काम होता है जोड़ना। अब वो कैसे जोड़ेगा, आपको बताना तो पड़ेगा उसको कि भाई यहां से यहां तक जोड़, कोटा से बूंदी तक जोड़ो। कैसे जोड़ेंगे, तो उसको लिमिट बतानी पड़ती है कि कहां से कहां तक। तो यहां पर जो सीमा लिखी जाती है वो होती है आपकी लोअर लिमिट, निम्न सीमा। ये वाली लिमिट होती है आपकी उच्च सीमा, अपर लिमिट। अब सीमाएं किसकी होती है, सीमाएं उसी की होती है जिसके सापेक्ष समाकलन किया जाता है।
सीमाएं उसी की होगी जिसके सापेक्ष समाकलन किया जाएगा। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना। x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं तो लिमिट भी उसी की, माना x1 से x2। इसमें कुछ नहीं करना, दोनों के सूत्र एक जैसे हैं, बस इसमें लिमिट का मान रखना होता है। पहले हम ये वाले समाकलन करना सीखेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा अनिश्चित समाकलन में थोड़ा सा एक्सटेंड करना है और आपको निश्चित समाकलन आ जाएंगे, कुछ नहीं है उसमें। तो बस ये लिमिट लगा देंगे, यहाँ पर लोअर लिमिट आती है x1 और यहाँ पर अपर लिमिट आती है x2, बस और कुछ नहीं है। अगर लिमिट्स नहीं हो, जैसे यहाँ पर लिमिट्स है, इसको बिल्कुल क्लियरली लिखूं तो कैसे लिखूं? इसको क्लियरली लिखता हूं मैं x1 से x2, ये बिल्कुल क्लियरली लिखा मैंने। अब यहां पर सीमाएं हैं, क्या यहां पर लिमिट्स दे रखी समाकलन की? नहीं। जब भी समाकलन की लिमिट्स नहीं दी गई हो तो उसे अनिश्चित समाकलन कहते हैं। जब भी समाकलन की लिमिट्स सीमाएं दी गई हो तो उसे निश्चित समाकलन कहते हैं, और कोई डिफरेंस नहीं है। सूत्र सारे के सारे वही सूत्र जो सब किस में आएंगे? अनिश्चित में आएंगे। वही सूत्र किस में आएंगे? निश्चित में। अंतर किस बात का? अंतर इस बात का कि यहाँ पर लिमिट का मान रखेंगे और यहाँ पर कोई लिमिट नहीं होती है। जब यहाँ कोई लिमिट नहीं होगी बच्चों तो इसके साथ एक नियतांक प्लस c जोड़ा जाता है। जब भी कोई लिमिट नहीं होगी तो इसके साथ एक नियतांक प्लस c जोड़ा जाएगा। पहले मैं आपको अनिश्चित समाकलन करना सिखा दूं, फिर मैं आपको निश्चित समाकलन करना सिखाऊंगा। उससे पहले एक चीज और, यहाँ एक रेस्ट्रिक्शन है। रेस्ट्रिक्शन मतलब एक प्रतिबंध है। प्रतिबंध किस पे? सूत्र पे। वो कैसे है कि यहाँ पर n का मान, अच्छा ये तो बराबर का चिन्ह है, और अगर ऐसे काट दूं इसका मतलब हुआ है बराबर नहीं है। तो n का मान बराबर नहीं होगा -1 के। ये सूत्र दोनों के लिए लागू है। n का मान किसके बराबर नहीं होना चाहिए? -1 के। ये इसकी रेस्ट्रिक्शन है समाकलन की, कि ये नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए देखेंगे उसको बीच में। भाई हम पढ़ ही रहे समाकलन डीप में तो जरूर देखेंगे। पहले अनिश्चित समाकलन थोड़ा अच्छे से कर लें, उसके क्वेश्चंस कर लें, फिर हम निश्चित समाकलन भी पढ़ेंगे। तो अनिश्चित समाकलन में सीमाएं नहीं होगी बच्चों। वापस सूत्र बता दूं, x की घात n dx बराबर, इसका सूत्र होगा ऊपर एक घात जोड़ दो और वही घात बटे में ले आओ प्लस c। ये करना है। एग्जाम्पल कैसे? मैं कहूं आपसे कि आप x स्क्वायर का मुझे समाकलन करके बता दो, बताओ घात कितनी दो। तो क्या करना है समाकलन में? ऊपर जो भी घात है उसमें एक जोड़ना है, और वैसी की वैसी जो जोड़ी है उस जोड़ को बटे में लेके आना है। तो ये बटे में क्या हो गया? 2 + 1। ये होता है आपके x की घात 3 बटे 3। चूंकि लिमिट्स नहीं है, लिमिट्स नहीं होगी बच्चों, तो यहाँ पर +c लगा दिया जाएगा। ये आपका आंसर है। ये इस तरीके से समाकलन करना है, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। अवकलन में क्या करते हैं? पहले घात आगे लाते हैं फिर कम करते हैं, इसमें जोड़ते हैं उसके बाद नीचे आती है। अंतर ध्यान रखना। तुलनात्मक रूप से चीजें याद रखोगे विज्ञान में तो ही याद रहेगी। भाई आप सोचे कि सीधी हमने सूत्र पढ़ लिया, चीजें पढ़ ली, याद नहीं रहेगी। आप उनको तुलना कीजिए दो चीजों में, तुलनात्मक रूप से उसको याद कीजिए। और क्वेश्चन देखें, देखो 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। मैं आपसे कहता हूं कि मुझे √x dx का करके बताइए, ठीक है। मैं आपसे कहता हूं कि आप मुझे समाकलन करके बताइए 1/x² का, और मैं आपसे कहता हूं कि आप मुझे dx समाकलन करके बताइए। आप मुझे कोई दूसरी राशि ले लेते हैं, सपोज 5y² dy, y के सापेक्ष हो जाएगा। तीनों का समाकलन देखें। देखो √x का मतलब घात कितनी? रूट का मतलब घात 1/2, तो x की घात 1/2 dx। क्या करना है? कुछ नहीं करना। ऊपर जो भी घात है उसमें एक जोड़ना है और इस पूरे को कहाँ लेके आना है? बटे में। ये लो, एक आधे में एक जोड़ा तो जुगाड़ से याद रखो, 1 और आधा 1.5 होता है। 1.5 को क्या लिखते हैं? 3/2। तो x की घात 3/2 बटे नीचे भी 3/2 है। ये 2 ऊपर आएगी तो हो जाएगा 2/3 x की घात 3/2, और चूंकि अनिश्चित है तो +c जोड़ देंगे। यहाँ पे x² बटे में हमारा सूत्र काम नहीं करता, हमको पहले उसको ऊपर लाना पड़ेगा। ऊपर लेके आओ, ऊपर आते चिन्ह किसका? माइनस का। जैसे ही ये ऊपर आएगा तो इसका चिन्ह किसका हो जाएगा? माइनस का। अब करो, x की घात ऊपर जो भी है उसमें +1 जोड़ना है और इस पूरे को
वैसे के वैसे ही बटे में लेके आना है। क्या हुआ, ऊपर -2 में से -2 में प्लस का 1 जोड़ा तो माइनस का 1 बचा और नीचे भी माइनस का 1 बचा। माइनस को कभी भी नीचे नहीं लिखेंगे, उसको बीच में लेकर के आओ, ये माइनस और x की घात -1। x की घात -1 बटे में जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो इसका आंसर आएगा -1/x। आंसर हो गया। उसको देखो, मैंने आपसे क्या कहा था कि अवकलन और समाकलन में दोनों में एक ही चीज है कि अगर कोई चर राशि से कोई अचर राशि गुणा हो तो उसको समाकलन या अवकलन करते वक्त उसके बाहर ले लिया जाता है। तो देखिए कैसे होगा, 5 नियत राशि बाहर ले लिया, अंदर क्या है y² dy, अंदर है y² dy, तो उसका क्या होगा, ऊपर एक घात जोड़ दो और बाकी उससे बटे में ले आओ, तो ये होगा 5 y की घात 3/3, और चूंकि अनिश्चित समाकलन है तो क्या जोड़ दिया जाएगा, प्लस का c। तो ये बेसिकली बच्चों आपके छोटे छोटे से इस प्रकार से आपको समाकलन करना है। आप ऐसे समाकलन कर सकते हैं, कोई विशेष बात नहीं है। आप ये बिल्कुल ना सोचे कि भाई अवकलन समाकलन कोई बहुत बड़ी चीज़ है, नहीं, बेसिक चीज़ आ जाए तो काम हो जाएगा। तो आपको अवकलन और समाकलन में निकालना सीखा है। अच्छा, समाकलन में एक प्रकार की और बच रहा है, समाकलन में आपके बच रहा है निश्चित समाकलन। तो अब हम निश्चित समाकलन देखते हैं बच्चों। अच्छा बच्चों, इसके बाद जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि अवकलन और समाकलन एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। कैसे होते हैं सिद्ध करके बताओ सर, हम ऐसे थोड़ी मानेंगे। सिद्ध करके बताओ, आप लोग सिद्ध करके बताता हूं तुम्हें। कोई एक चीज लेंगे हम और फिर एक विशेष राशि का समाकलन भी देखेंगे। कोई भी राशि लो, x², x² का आप अवकलन कीजिए। x² का अवकलन कैसे करें, 2 घात आगे आ जाएगी और ऊपर से 1 घात कम हो जाएगी, तो ये हो गया 2x की घात 1, मतलब 2x हो गया। अब ये जो राशि प्राप्त हुई इसका समाकलन करूंगा मैं, और समाकलन करके वापस ये प्राप्त करके दिखाऊंगा तुम्हें। देखो, आप 2x का समाकलन कीजिए, x के सापेक्ष 2 नियत राशि बाहर आ जाएगी, अंदर क्या बचा, x dx। अच्छा, इसका समाकलन कीजिए, ऊपर क्या है 1, तो ऊपर 1 घात 1 है तो 1 जुड़ जाएगी और 1 वही की घात कहाँ आ जाएगी, बटे में। तो एक 2 × x² और बटे में क्या हो गया 2, 2 से 2 कट गया, आ गया x²। चूंकि अनिश्चित समाकलन है तो क्या लगाएंगे, +c। इसका मान ज्ञात करेंगे तो c का मान 0 आ जाएगा। वो अलग तरीके होते हैं ज्ञात करने के। तो देखो x², यहाँ क्या है x², तो x² का समाकलन करने पर 2x आया था, अवकलन करने पर 2x आया था, 2x का समाकलन करने पर वापस x² प्राप्त हो जाएगा। तो समाकलन और अवकलन एक दूसरे की विपरीत प्रक्रिया है। अब एक वो चीज जो मैंने आपको बताई थी, कौन सी, कि उसका मान 1 क्यों नहीं हो सकता। जो सूत्र हमने पढ़ा था समाकलन x की घात n, उसका वहां n का मान 1 क्यों नहीं हो सकता, देखेंगे हम। सूत्र था x की घात n +1/n+1। मैंने आपको बताया था कि n का मान -1 के बराबर नहीं हो सकता। चलो करते हैं हम, तो 1/x का समाकलन करके देखो, ठीक है। x ऊपर जाएगा तो ये -1 हो गया, x n की घात -1 आ गई जो नहीं होनी चाहिए थी। देखते हैं अब क्या होता है। तो देखो ऊपर क्या करना है, ऊपर क्या करना है बच्चों, जो भी घात है उसमें 1 जोड़ना है और वही के वही का लेके आना है बटे में। तो देखो x की घात क्या हो गया 0, -1 और 1 क्या हो गया 0, बटे में क्या हुआ, बटे में हुआ 0, बटे में क्या हुआ 0। तो x की घात 0 है, मतलब x है ही नहीं, x की घात 0 ये अपरिभाषित हो चुका है बच्चों। वैसे देखा जाए तो बटे 0 का भाग लगता है तो अनंत आता है, लेकिन ध्यान रखना x की घात 0 है और यहाँ पर बटे 0 है, ये अपरिभाषित है, ये अपरिभाषित है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, बहुत सारी फॉर्म होती है, जैसे 0 की घात 0, अनंत की घात 0, 1 की घात अनंत, ऐसे बहुत सारी अनिर्धारित रूप होते हैं। तो ये अपरिभाषित राशि है, मतलब इसका समाकलन नहीं किया जा सकता। फिर क्या करें, तो फिर इसका सूत्र आप याद रखो। इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र डायरेक्ट आपको याद रखना है। इसका सूत्र होता है ln(x). ln क्या होता है, लघु गणक। लघु गणक जब भी काम आएंगे मैं बीच में ही पढ़ा दूंगा आपको, बहुत आगे जगह काम आएंगे। अगले चैप्टर हमारे 12वां 13वां चैप्टर है
न्यूक्लियर फिजिक्स, नाभिकीय भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी में काम आएगा, वहां बताऊंगा लघुगणक आपको, एक्स्ट्रा ज्ञान में वहीं पढ़ाऊंगा। तो लघुगणक ये ln जो होता है बच्चों, ये होता है log, और इसका बेस होता है ई यूलर्स कांस्टेंट है जिसका मान 2.71 होता है, आपने पढ़ा होगा ई का मान। ये log 10 भी होता है बेस, ये आधार 10 होता है, यहाँ आधार ई है। तो ln का मतलब log ऑफ x टू द बेस ई, ये इसका मान होता है। तो अवकलन भी याद रखना, d/dx ln x का अवकलन 1/x होता है, तो 1/x का समाकलन ln x होता है। उल्टा बताया था ना, ln x का अवकलन x तो 1/x, तो 1/x का समाकलन ln x होगा। दोनों व्युत्क्रम होते हैं, याद रखना, इंपॉर्टेंट सूत्र है। ऐसे तो बहुत सारे हैं। तो बच्चों ये तो अनिश्चित समाकलन हो गए अपने। इसके बाद मैं आपको निश्चित समाकलन बताता हूँ, और उसमें कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी चीज एक्सटेंड करनी है जिसमें सारा का सारा काम हो जाएगा। वो कैसे करनी है? निश्चित समाकलन देखें, डेफिनेट इंटीग्रल निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन देखो, मैंने आपको बताया था ये वाली जो होती है, ये होती है लोअर लिमिट, ये वाली जो होती है ये होती है अपर लिमिट। ये लोअर लिमिट होती है और ये अपर लिमिट होती है। ठीक है बच्चों, जैसे सपोज x की घात n dx, चूंकि x के सापेक्ष अवकलन समाकलन हो रहा है, x के सापेक्ष समाकलन हो रहा है, तो यहाँ लिमिट भी आएगी। सपोज मैं x1 से लेकर के x2 तक लिख दूं, तो आपको क्या करना है? आपको कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल वैसा का वैसा जो अनिश्चित समाकलन में पढ़ा था, सूत्र वही, ऊपर एक घात जुड़ जाएगी और एक घात बटे में आ जाएगी, और यहां पे लोअर लिमिट नीचे आती है x1, यहां पर अपर लिमिट ऊपर आती है x2। ठीक है, आगे क्या करना है? आगे कुछ नहीं करना, यहां एक से एक बार इसमें उच्च सीमा का मान रखेंगे, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर निम्न सीमा का मान रखेंगे। इसके बाद मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ही बताऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन से ही अपन को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो, सीधा क्वेश्चन करें, सूत्र वगैरह बहुत हो गए, सीधे क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आ जाना चाहिए अब अपन को। देखो, 0 से 1 समाकलन करता हूं मैं, आपसे कहता हूं कि मुझे x² का समाकलन करके बताइए। सबसे पहले तो उसको एक अनिश्चित समाकलन की तरह देखो। अनिश्चित समाकलन के सूत्र में कैसे करें? ऊपर घात 2 है, जो भी घात हो उसमें क्या करना है आपको? तो 1 जोड़ना है, और नीचे क्या लेके आना है? उस घात को, फिर लिमिट लगानी है 0 से 1। ओके, प्रोसेस समझना उसके आगे का। यहां तक सूत्र तो मैंने आपको वैसे बता दिया था। उसके बाद क्या होगा? ऊपर क्या बना? x की घात 3 बटे, नीचे क्या बना? 3, यहां हो गया 0 1। जो नियत राशि आपको लग रहा है उसको आप समाकलन के बाहर, इसके बाहर ले लो। समाकलन तो हो चुका, 1/3 का कोई काम ही नहीं है अब, तो इसको बाहर ले लिया। तो अब क्या बचा? x की घात 3, यहां 0 से 1। एक बार में लिखूंगा उच्च सीमा, किस में मान रखना है? x के सापेक्ष समाकलन हुआ था, x का हुआ था, तो लिमिट भी किसकी? x की। तो मुझे मान भी किसका रखना है? x का। तो एक बार देखना, मैं x की जगह रखूंगा 1, और x की घात कितनी है? 3, तो 1 की भी घात 3। उसके बाद में लगाऊंगा माइनस, पहले उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। अब निम्न सीमा रखूं 0, अब x में क्या रख दूं मैं? 0, 0 की घात 3। तो ये हो गया 1/3, और 1 की घात 3 1 ही होगा, -0, तो ये बचा आपके 1/3। ये आपका निश्चित समाकलन है। बताओ क्या है इसमें? कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। फिजिक्स तो है ही बहुत सिंपल। खैर, वैसे भी जो टीचर ये बोलता है कि फिजिक्स बहुत कठिन है, तो वो टीचर ही नहीं है। फिजिक्स को कठिन बताने वाला टीचर नहीं हो सकता। दूसरी बात देखो, और दूसरे क्वेश्चन कर लें अपन, कर लोगे आप? ठीक है, अब आप 2 से लेकर के और 4 तक समाकलन करना है। हमें 2 से लेकर के 4 तक समाकलन कैसे करें? देखो, मैं आपसे कहता हूं 5x dx, इसका समाकलन आप मुझे करके बताइए। इसका समाकलन करके बताइए। वीडियो पॉज कीजिएगा, पॉज करके प्रैक्टिस करना, उसके बाद मेरा वीडियो रिज्यूम करना वापस। सबसे पहले तो देखो, 5 नियत राशि है, तो समाकलन के बाहर लिमिट 2 से 4, यहां पे हो गया x और ये dx। पहले कैसे ट्रीट करना है? पहले ट्रीट करना है इनडेफिनेट इंटीग्रल की तरह, अर्थात अनिश्चित समाकलन की तरह।
तो x की घात कुछ नहीं होती तो 1 होती है, x की घात 1 है तो पहले इसको सोल्व किया तो घात 1 ऊपर जुड़ जाएगी और वही घात बटे में आ जाएगी। यहाँ 5 बाहर वैसा का वैसा ही छोड़ देना और लिमिट लगेगी 2 से 4। ये लो लिमिट लगेगी आपकी 2 से 4। अब क्या करें, 5 नीचे 2 आएगा, 2 को बाहर ले लो, बटे 2 बाहर आ रहा है, इनटू ऊपर बचा x की घात 1 + 1 कितना हो गया 2। अब लिमिट रख दी मैंने 2 से 4। क्या करना है आपको, एक बार उच्च सीमा रखनी है, फिर x की जगह 4 रखा, स्क्वायर हो रहा तो स्क्वायर, फिर माइनस लगाना है, फिर एक बार निम्न सीमा रखनी है तो x की जगह 2, 2 की घात 2। ये क्या हो गया 5 बटे 2, 4 की घात 2, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 16 में से 4 गए तो 12, तो ये हो गया आपके 5 बटे 2। और यहाँ क्या बचा बच्चों, 16 में से 4 गए तो 12, देखिए कितनी बार गया 6 बार, तो 6 पंजे 30, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। बस इस प्रकार से एक आध क्वेश्चन और देखें, फिर वही करना जो मैं कहता हूँ। मैं क्वेश्चन लिखूंगा, तुम वीडियो पॉज करोगे, उसको कॉपी में सोल्व करके देखोगे, और सोल्व करके देख के क्या होगा तब पता चलेगा कि तुम्हें आता है या नहीं। मैं तुम्हें एक समाकलन कराता हूँ, r से अनंत, ये लिमिट दी है मैंने 1/r² dr, इसका समाकलन कीजिए आप। वीडियो पॉज कीजिएगा फिर करके देखिएगा, सॉल्यूशन में बताता हूँ इसका। पहले तो जो भी राशि बटे में है उसको बटे में रहने मत दो, वो पहले ऊपर लेके आओ। ऊपर आते इसकी घात -2, फिर लिमिट r से अनंत। देखो r के सापेक्ष हो रहा है तो लिमिट भी किसकी है, r की। अब क्या करें, ऊपर एक घात जोड़ दिए और वही का लेके आनी है बटे में। लिमिट रखना है आपको r से अनंत, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। देखो -2 में से -2 में 1 जोड़ेंगे तो माइनस का 1 बचेगा, ऊपर भी माइनस का 1 बचेगा, तो r की घात -1 बटे -1, ये हो गया r से अनंत। -1 बाहर लेके आओ, बटे में आएगा। मैंने बोला माइनस बटे में नहीं रखते, माइनस पूरी संख्या से गुणा होता है, तो बाहर एक राशि आ गई आपके -1। यहाँ आपके बच्चा r की घात -1 और ये लिमिट r से अनंत। इसके बाद देखो बराबर -1 तो बाहर है ही सही, ये r की घात -1 है, बटे में जाती है क्या, मैंने आपको बताया अगर अंश से हर में जाएगी तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये 1/r और लिमिट लगेगी अब इसकी r से अनंत। ये लिमिट लगेगी इसकी r से अनंत। अब क्या करें भाई, ये हो गया बाहर -1। एक बार उच्च सीमा, r की जगह एक बार क्या रखना है अनंत, तो 1/अनंत, फिर लगाएंगे माइनस, फिर लगेंगे निम्न सीमा, r की जगह r ही रखना है, तो 1/r, तो ये हो गया -1। अच्छा 1/अनंत क्या होता है, याद रखो 1/अनंत होता है 0 और 1/0 होता है अनंत, ध्यान रखना केवल इनके मान ही। 1/0 अनंत, 1/अनंत 0, ये क्या हो गया 0, ये हो गया -1/r। 0 का तो कुछ बचा ही नहीं, माइनस अंदर गुणा होगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 1/r। तो इस प्रकार बच्चों देखो ये आपके बेसिक समाकलन मैंने करा दिए पूरे। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, इस वीडियो में हमने सीखा कि अवकलन कैसे प्राप्त किए जाए, समाकलन कैसे किए जाए। इसके पिछले वाले वीडियो में क्या देखा था, त्रिकोणमिति सीखी थी हमने। उसके पिछले वाले 2 वीडियोस में हमने ग्राफ निकालना सीखे। तो हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया, 4 हथियार हो गए हमारे पास। कौन कौन से, ग्राफ हम पढ़ चुके, दूसरा त्रिकोणमिति हम पढ़ चुके, तीसरा अवकलन हम पढ़ चुके, चौथा समाकलन हम पढ़ चुके। अब 5वां हथियार है हमारे पास सदिश। अब सदिश को बच्चों नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए इस अवकलन और समाकलन की प्रैक्टिस कीजिए, और अवकलन समाकलन की नहीं, ग्राफ की भी प्रैक्टिस कीजिए, त्रिकोणमिति की भी प्रैक्टिस कीजिए, अवकलन समाकलन की भी प्रैक्टिस कीजिए। फिर जैसे ही सदिश कंप्लीट होगा हम हमारे चैप्टर 1 की तरफ बढ़ जाएंगे, फिर वहां से फिजिक्स शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए तैयारी करो।